हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक पोर्शन था क्लास 10th का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसकी भी कई सारी एप्लीकेशंस आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो बच्चों, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला जाए 1176 को क्या करिए, आप फैक्टराइज करिए बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका एक तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आपने बोला सर 2 इंटू ये 2 टाइम्स हो जाएगा 5, 8 टाइम्स हो जाएगा 16 और 8 टाइम्स, सही है। 2 इंटू 5 8 कितना होगा 1176, कुछ गलत तो है ही नहीं इसमें। तो ये तो आ गया प्राइम फैक्टर। एक और स्टेप गए, अब ये तो आ गया प्राइम फैक्टर, इसको तो रहने दो। अब ये अगेन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसका अगेन हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बच्चों, मैंने फिर स्टार्ट किया 2 से, तो ये आया 2 टाइम्स, ये आया 9 टाइम्स, अगेन 4 टाइम्स। फिर भी ये प्राइम आ गया, चलो बहुत बढ़िया। बट ये प्राइम नहीं है, इसको मैं फिर फैक्टराइजेशन करता हूं। ये 2 आया और ये आएगा 1, 4 और 7, ठीक है। 1, 4 और 7, ये अगेन प्राइम आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये प्राइम नहीं है, तो इसको अगेन फैक्टराइज करते हैं। तो इसको किया बच्चों मैंने 3 से, तो 3 4 12 और 49, ठीक है। अब ये आया अगेन 49 को लिख देंगे हम 7 और 7। तो बच्चों, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना 1176 का, तो उसके प्राइम्स क्या क्या है, 2 2 2 3 7 और 7। बहुत बढ़िया, चलो इसका एक बार लिख लेते हैं ना। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसे बहुत सही किया आपने, मैंने भी कहा बहुत बढ़िया, सही है। तो 1176 को मैं लिख दूंगा बच्चों 2 इंटू 2, 1 मिनट, 1176 को हम लिखते हैं बच्चों, क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है सर ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे, उसने बोला सर पहले 3 से करते हैं। क्या बोला सर, पहले 3 से करते हैं। तो मैंने कहा 3 से करो, कोई परेशानी नहीं है। उसने किया 3 से, तो आया 3 3 9 2 7, 9 टाइम्स आया 27 एंड अगेन 2 टाइम्स आया 6, बहुत बढ़िया। फिर उसने कहा कि सर 2 से करते हैं। मैंने कहा ऐसे भी करो भाई। तो ये आया 2 और ये आया 1 9 6, कोई परेशानी नहीं है सर। अब उसने बोला सर अब 7 से करते हैं। मैंने कहा 7 से भी करो भाई। तो 7 2 14, 14 रिमाइंडर 5, 7 8 56, 28। फिर वो बोला सर 28 आया, तो अगेन ये प्राइम नहीं है, तो इसको मैं 2 से करता हूं। 2 और इधर 14, 14 2 28, बिल्कुल सही है। अब वो बोलता है सर अब मैं 14 को 7 से करता हूं। हाँ, तो मैंने कहा भाई 7 और ये इधर आएगा 2। तो बच्चों, उसके जो प्राइम फैक्टर्स आए उस पर ध्यान दीजिए, 3 2 7 2 7 एंड 2। इसको भी जरा एक बार नोट करिए। ये है बच्चों आपका 1176 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। अच्छा भाई, तो इसका मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो बच्चों ये आया, इसमें आया मेरा 2 2 2, 3 टाइम्स आया 2, फिर 1 3 एंड 2 7, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चों दूसरे बच्चे ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो बच्चों इधर जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, इधर ध्यान दो, क्या डिफरेंट आया। देखो यहां पे भी आया 2 2 2 3 7 7, तो यहां पे भी देखो 2 2 2 3 7 7। तो बच्चों
इससे हमें पता चलता है कि हम फैक्टराइजेशन कैसे भी करें, अल्टीमेटली जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना बच्चों वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहीं से हम बनती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना वो बिल्कुल यूनिक होता है। सिर्फ क्या चेंज होती है बच्चों, वो ऑर्डर चेंज होता है जिसमें प्राइम फैक्टर्स अकर होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम लिख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है ना। तो बच्चों लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों मैं कहना चाहता हूं, देखो यहां पे हमने एक्चुअली इसके 392 एक क्या कंपोजिट नंबर था तो इसके हमने फैक्टराइजेशन किया, ये तो प्राइम है, ठीक है। 196 भी क्या था, एक कंपोजिट था तो अगेन उसका फैक्टराइजेशन, ये प्राइम है, ठीक है, ये कंपोजिट है। तो हम क्या कर रहे थे, बेसिकली कंपोजिट नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते जा रहे थे जब तक कि वो क्या नहीं बन जाए, टोटल फाइनली प्राइम नहीं आ जाए, ठीक है। तो यहीं से आती है हमारी बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये कहती है बच्चों, ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है ना कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों, यूनिक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, है ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सिर्फ वही चेंज होता है, बट अल्टीमेटली फाइनली जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों वो तो सेम ही रहेगा। तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। हाँ तो बच्चों एक थ्योरम और देख लेते हैं पहले। तो बच्चों थ्योरम क्या कहती है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है एंड A बी द पॉजिटिव इंटीजर। P कोई प्राइम नंबर है और A एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। आपको क्या गिवन है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है कि P है ना A को भी डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको क्या गिवन है, A क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव इंटीजर है। A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, A फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम क्या कर सकते हैं, A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। A को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। तो अब लिखिए आप, तो लेट A को हमने लिख दिया, A क्या एक इंटीजर था, अब हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो जो प्राइम फैक्टर्स आए ना बच्चों वो आए P1, P2, P3, P4 एंड Pn तक। बच्चों A क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
तो हमने कह दिया, हमने ए को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वेयर जहां पर जो P1 है, P2 है, P3 है और Pn है, ये क्या है बच्चों, आर प्राइम्स। ये सारे क्या है बच्चों, प्राइम्स है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये ए है, तो ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों आपका, ये ए है तो ए स्क्वायर क्या होगा, वही होगा P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, अगेन P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया बच्चों ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है बच्चों, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, ए को लिखा प्राइम, ए का हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमने लिख दिया भाई ए, हमने बोल दिया P1, P2, P3, P4 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये सब क्या है P1, P2, P3, P4 ये सब है प्राइम फैक्टर्स। तो ए स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो हमारा आ गया बच्चों ए स्क्वायर। अच्छा भाई, अब आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है बच्चों P क्या है, एक प्राइम है, ठीक है। नाउ बच्चों आपको क्या गिवन है, नाउ P जो है इज अ प्राइम, P क्या है बच्चों, एक प्राइम है, एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये आपको गिवन है बच्चों। क्या बोला मैंने, आपको क्या गिवन है, P इज अ प्राइम, P एक प्राइम है, ये गिवन था, और साथ ही साथ आपको क्या गिवन था, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर इसका मतलब देखो P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान से सुनो, देखो P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P क्या कर रहा है बच्चों, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P क्या है, किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। भाई P अगर ए स्क्वायर का फैक्टर नहीं होगा तो डिवाइड कैसे करेगा, तो P इसका क्या हुआ फैक्टर, ए स्क्वायर का। बहुत बढ़िया। बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओनली फैक्टर्स ऑफ ए आर, जो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स आ रहे हैं ए के, वो क्या हैं, P1 है, P2 है, P3 है और Pn है। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ए के तो भाई सिर्फ यही फैक्टर है, पर हमने कहा P एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, क्योंकि जब P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कोई ए स्क्वायर का फैक्टर होगा P। पर यहां तो पता चला कि भाई ए के फैक्टर तो सिर्फ P1, P2, P3, Pn ही है, तो इसका मतलब जो P है ना, P इज वन ऑफ P1, P2, P3 और Pn, मतलब P इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो बच्चों, P इनमें से ही कोई एक होगा। अगर P इनमें से ही कोई एक है, सो वी कैन से दैट P डिवाइड्स A। ठीक है बच्चों, देखो एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ लो, यहां पे टेंशन की क्या बात है। A कोई इंटीजर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आ रहा है, कोई दिक्कत है। A का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आपसे बोला है कि कोई इंटीजर है, प्राइम नंबर है P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को कर रहा है ना, सॉरी, तो ये A है, तो ए स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब आपको बोला है P एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या बोला बच्चों आपको, P एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
भाई p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करा तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 होगा तभी डिवाइड करेगा, या 3 हो या 5 हो तभी तो ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब p जो है इनमें से ही कुछ है, या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। तो अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p क्या करेगा, a को भी तो डिवाइड करेगा। p की वैल्यू सपोज 2 ले लो, 3 ले लो या 5 ले लो, तो यहां भी तो ये डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब p डिवाइड्स a। तो सिंपली आपको एज अ थ्योरम समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें एज सच कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको क्या करना है, जो गिवन इंटीजर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। एक्सप्रेस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आपको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो आप ले लीजिए, पहला है आपका 140 और दूसरा ले लीजिए बच्चों आप 156, ठीक है। तो बच्चों वही हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। वो जो हम ट्री बनाते हैं ना उसे बच्चों फैक्टर ट्री बोलते हैं। तो 140 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 70। कोई परेशानी वाली बात है, बिल्कुल नहीं। अब अगेन 70 कंपोजिट नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू आएगा बच्चों 35, ठीक है। अगेन 35 आया है तो इसको आप लिख लीजिए 5 और 7। तो आप 140 का जो एज अ प्राइम लिखेंगे ना, 140 को कैसे लिखेंगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 35, 70, 140। सिमिलरली 156 को करना है तो 156 को भी 2 और ये हो जाएगा 7, 8, ठीक है। अगेन ये प्राइम है, इसको करिए आप, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 9। फिर 3, 9 को करिए 3 से, 3 और 13। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये 2 भी एक प्राइम है, ये भी प्राइम आ गया, ये भी प्राइम आ गया और ये भी प्राइम आ गया। तो ये आपका फाइनल आ गया। तो आप बच्चों 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हाँ, इनमें तो देखो अगर कोई बच्चा पहले 5 से, देखो लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब 5 से तो डिविजिबल होगा। तो आप कोई 5 से स्टार्ट करे, कोई 7 से स्टार्ट करे, कैसे भी स्टार्ट करो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों वो चेंज नहीं होगा। यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि ऑर्डर चेंज हो सकता है बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो यहां पे भी कैसे भी करो, अल्टीमेटली जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट करिए। हाँ तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद 0। मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n क्या हुआ, एंड्स विद 0। मतलब n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n किससे एंड होता है, 0 से। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, देखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा 4 की पावर 1, ये होगा 4। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 की पावर 2, ये होगा 16। n की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 की पावर 3 होगा 64। तो ये कह रहा है कि देयर इज नो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n क्या होगा, एंड्स विद डिजिट 0। मतलब लास्ट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों ऐसे आप चेक थोड़ी ना करेंगे, हर कब तक चेक करेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ।
तो हम स्टैंडर्ड तरीका देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। तो देखो आपसे बोला गया है कि हम मान के चल, देखो हमें पता है अगर कोई नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रही है, अगर कोई नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रही है बच्चों, तो वो नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5 होगा। कोई परेशानी? क्या बोला मैंने बच्चों? अगर कोई नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रही है तो वो नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5 होगा। ये तो हम जानते हैं। फॉर अ नंबर एंडिंग विद 0, फॉर अ नंबर एंडिंग विद 0, वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। वो किससे डिविजिबल होना चाहिए बच्चों? 5 से। कोई सा भी ले लो आप एग्जांपल, कोई नंबर ले लो ना, आप 30 ले लो। 30 का 5 से 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब आप 30 डिविजिबल बाय 5 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 40 को 5 से डिविजिबल करोगे तो आ जाएगा 7, 8। तो मतलब अगर कोई नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रही है तो वो 5 से तो डिविजिबल है ही सही। या फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इट मस्ट कंटेन प्राइम फैक्टर 5। या फिर इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर होना चाहिए? 5। जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उस नंबर का, उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 5। बच्चों 30 था, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या 5 प्रेजेंट है? बिल्कुल है। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या 5 प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल है। तो देखो अगर कोई नंबर डिविजिबल एंडिंग में 0 है तो पहली बात तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो हम यह भी ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि या तो डिविजिबल बाय 5 है या फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 तो एटलीस्ट होगा ही होगा। भाई जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 1 5 होगा तभी तो वो डिविजिबल होगा बच्चों। घुमा के बोला है तो वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने क्या लिखा? इट मस्ट कंटेन प्राइम फैक्टर 5। अच्छा बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब देखिए, अब आपको गिवन क्या है? 4 की पावर n। ठीक है, अच्छा इसको भी देखते हैं। तो अब क्या करेंगे? हम प्राइम 4 की पावर n को चेक करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों 4 की पावर n है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर, उसकी पावर n तो है ही सही। बहुत बढ़िया। a रेस टू दी पावर m और उसकी भी पावर n, तो ये क्या हो जाता है बच्चों? a रेस टू दी पावर m इंटू n, तो 2 की पावर 2n। तो 4 की पावर n को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2n। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप n की कुछ भी वैल्यू रखो, तो n की आप वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर, तो इसको लिखोगे आप 2 इंटू 2। n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 4, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों क्या n की किसी वैल्यू पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा कोई और इंटीजर आएगा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा कोई और प्राइम आएगा? नहीं आएगा। इसमें तो सिर्फ जो ओनली प्राइम आ रहा है ना इसके फैक्टराइजेशन में, तो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। सो द ओनली प्राइम in the factorization of 4 की पावर n is 2। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइम आ रहा है बच्चों वो तो 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इट डजंट कंटेन प्राइम 5। ठीक है, उसमें प्राइम फैक्टर 5 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हम कह देंगे इट नेवर एंड्स विद 0। इसका मतलब हम कह देंगे 4 की पावर n नेवर एंड्स विद 0।
तो बच्चों अब मैं बताता हूं मैंने क्या किया क्वेश्चन में। शुरू से आपसे बोला था कि 4 की पावर n में कोई भी n की कोई भी वैल्यू, तो क्या वो कभी 0 से एंड होगी? ये आपको प्रूव करना था कि बिल्कुल भी 0 से एंड नहीं होगी। तो हमने कहा कि अगर कोई डिजिट 0 से एंड हो रही है तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाई 5 होगी। अगर डिविजिबल बाई 5 है तो इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर एक 5 तो होगा ही ना, तभी तो डिविजिबल होगी। तो फिर उसके बाद हमने 4 की पावर n को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा, तो हमने पाया कि भाई इसके फैक्टराइजेशन में जो प्राइम आ रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब 5 प्रेजेंट नहीं है। अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो 4 की पावर n बच्चों कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है शो दैट 12 की पावर n, शो दैट 12 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। जो 12 की पावर n है वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 और 5 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कुछ भी ले लो 1 2 3 4 5 वॉट एवर यू वांट टू टेक, वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 और 5 से। अच्छा देखो फिर वही बात आ गई यहां पे, क्या देखो फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0 और 5, कोई नंबर है अगर उसको 0 और 5 से एंड होना है तो उसका मतलब होना है इट मस्ट कंटेन प्राइम 5। अगर किसी नंबर को लास्ट में 0 या 5 आना है तो इसका मतलब उसमें एटलीस्ट एक प्राइम नंबर 5 तो होना ही है। अदर आप चेक कर लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए जो कि एंड हो रहा है 0 और 5 से, कोई सा भी नंबर 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट वॉट एवर यू वांट टू टेक, आप चेक करेंगे तो उसमें एक ना एक 5 तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो मैंने वही लिखा है फॉर अ नंबर टू एंड विद 0 और 5 इट मस्ट कंटेन प्राइम 5। अच्छा तो फिर अब 12 की पावर n को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 की पावर 2n हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और 3 की पावर n हो जाएगा। अब बच्चों अब n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। क्या बोला मैंने? n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये बना सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई बात नहीं, 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो बच्चों बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो वो भी बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बच्चों ध्यान से देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ रहा है, सिर्फ या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर इसमें नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे 12 टू द पावर n कंटेन्स ओनली प्राइम्स 2 एंड 3। ठीक है, तो बस वही चीज रखते हैं। तो ओनली प्राइम्स इन द factorization of 12 to the power n are 2 and 3, सिर्फ 2 और 3 तो है, so it implies 12 to the power n never ends with digit, ये कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में सर बिल्कुल 5 भी प्रेजेंट नहीं है। तो सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए अब देखेंगे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
तो बच्चों इसकी एप्लीकेशन जो है ना, एक मिनट लिख लेता हूं मैं, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो है फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, और मुझे पता है ये आपको आता भी है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें जो नई बात है वो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, वो ये है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई दो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव a एंड b, तो उसमें क्या होता है बच्चों? HCF इंटू LCM जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है बच्चों? HCF एंड LCM फाइंड करने के काम आती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, और जो एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों एक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो बच्चों आपको बोला है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका। तो बच्चों 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ये तो हो गया बच्चों 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 144 का करेंगे बच्चों। 144 होता है 16 इंटू 9, 16 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो हमने पहला तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब बच्चों जो एप्लीकेशन है ना इसकी HCF और LCM फाइंड करने की, वो मैं बताता हूं बच्चों। HCF का तरीका मैं बताता हूं। पहले तो जो चीज कॉमन आ रही है उसको लिखिए, पावर्स पे ध्यान नहीं देना। अभी पावर क्या लगानी है, एक्सपोनेंट क्या लगाना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। तो बच्चों इसमें 2 आ रहा है, तो यहां पे सिंपल 2 रख दो। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इसमें 3 आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब जो मिनिमम पावर है ना उसको रखो। तो यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां पे 4 है, तो इसमें से मिनिमम क्या है बच्चों? 1। तो यहां पे मिनिमम 1। यहां पे भी पावर 2 है, यहां पे भी 2 है, तो मिनिमम तो 2 ही है। तो ये आ जाता है आपका HCF बच्चों। तो ये आ गया आपका 9 इंटू 2 18। HCF कितना है बच्चों आपका? 18। अब LCM आ गया। तो बच्चों LCM में तो क्या करना है आपको? पहले सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं। जो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं वो सारे बच्चों प्राइम फैक्टर्स रखने हैं। तो देख लो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। अब बच्चों यहां पे मैक्सिमम पावर देखो, 2 की मैक्सिमम पावर दोनों में कितनी आ रही? इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो मैक्सिमम क्या है बच्चों? 4। 3 की यहां पे 2, यहां पे 2, तो मैक्सिमम तो 2 ही है। और यहां पे 5 की पावर 1 है, यहां पे कुछ है ही नहीं, तो 5 की पावर मैक्सिमम 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों आप, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 720। तो ये आपका आ गया बच्चों HCF, और ये आ गया सॉरी ये तो है LCM और HCF। तो बच्चों अब मैं बताता हूं HCF कैसे निकालते हैं। HCF में हमें क्या करना है? पहले तो प्राइम जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ना उनको लिखो। तो जो कॉमन आ रहे थे 2 और 3 वो लिखा। अब दोनों फैक्टर्स में से जिसकी पावर मिनिमम है उसको यहां पे HCF में लिखते हैं, ये HCF आ जाता है।
एलसीएम में पहले तो सारे प्राइम लिख लो जो दोनों में आ रहा है, सारे प्राइम मैंने लिख लिए। अब जो मैक्सिमम पावर है प्राइम्स की वो लिखो। इन दोनों में 4 मैक्सिमम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 1, तो आपका आ गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने रिजल्ट लिखा है ना आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो आप चेक करेंगे ना बच्चों, आप चेक करेंगे तो 90 इंटू 144 चेक करेंगे आप, तो वो किसके इक्वल आएगा, 18 इंटू 720 के इक्वल आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है, एप्लीकेबल है बिल्कुल। अब सिमिलर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद लिखा है हैंस फाइंड एलसीएम। एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है, उसके साथ साथ एचसीएफ तो निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। अब आपसे ये नहीं बोला कि एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, एलसीएम कैसे भी निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम कैसे निकालूंगा बच्चों, जो हमने रिजल्ट दिया था ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो हम करते हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 का होता है 12 इंटू 8, और 12 का हो जाता है बच्चों 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 5 इंटू 3, तो ये हो गया 96 का। सिमिलरली 404 का हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 101। आपको बच्चों एचसीएफ तो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो एचसीएफ तो आप निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होगा, पहले तो जो कॉमन प्राइम्स आ रहे हैं उनको लिखो, तो एक कॉमन प्राइम्स क्या आ रहा है इसमें, 2 ही आ रहा है, और जो मिनिमम पावर है वो लिख दो। तो मिनिमम देखो यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, तो मिनिमम क्या है 2, तो 2 की पावर 2, दिस विल गिव यू 4। तो एचसीएफ कितना है बच्चों आपका 4। अब देखो एक चीज हमें पता है, क्या पता है बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब 96 इंटू 404। ठीक है, अब एचसीएफ कितना है 4 इंटू एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 404, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 96 इंटू 404 अपॉन 4 नीचे आ जाएगा, ये गया 101 टाइम्स, तो यह है आपका 96 इंटू 101, ये आ जाएगा बच्चों 9696। तो आपका एलसीएम कितना है बच्चों 9696, और एचसीएफ कितना है बच्चों आपका 4। तो ये क्वेश्चन था। अब बच्चों अब आप एलसीएम मेथड 2 से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो एलसीएम क्या होता है, जो सारे प्राइम्स कॉमन आ रहे हैं ना, कॉमन नहीं सारे प्राइम्स लिखने होते हैं, तो सारे प्राइम्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। तो अब हाईएस्ट पावर लिखो, तो यहाँ पे 2 की 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट क्या है 5, 3 की पावर 1 है और 101 की भी पावर 1 है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो भी 9696 ही आएगा। ठीक है ना, तो जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैलिड है, उसमें कोई शक नहीं है। पर आपसे बोला नहीं था एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, बट एचसीएफ तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर तो समझ में आएगा। तो बच्चों आज को लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।